पाकिस्तान में जो कुछ पिछले 2 साल से तकरीबन हो रहा है वो माजी में कभी भी नहीं हुआ इस सतह पर। माजी में जो चीजें सटल तरीके से की जाती थी, अब तो वो समझते हैं कि हम इसको सरेआम कर सकते हैं, दिन के दिन दिहाड़े कर सकते हैं, कैमरों की मौजूदगी में कर सकते हैं, मीडिया की मौजूदगी में कर सकते हैं। कि इनसे पूछा जाए कि क्या 2 या 3 माह के बाद क्या गारंटी है कि दहशतगर्दी जो इस वक्त है इससे कम हो जाएगी। क्या दहशत गर्दों ने इनको लिख के दिया है कि हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान के जो मेम्बरान है वो फंड्स में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इंडिपेंडेंस में कम। तो यकीनन पीटीआई भारी अक्सरियत से जीत सकती है। तमाम तर जो धांधली है उसके बावजूद, तमाम तर जो तंगी पैदा की गई है पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए, जो भी हाल में आपने देखा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सरवर बारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इलेक्शंस के मामलात को बड़ा करीब से देखते हैं और ज़ाहिर इलेक्शंस कवर कर भी रहे हैं काफ़ी टाइम से। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है सरवर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहा जा रहा है, सुन रहा हूँ दीगर जमातें, हमारे तज्जियाकार, हमारे सीनियर सहाफ़ी, जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है पहले भी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। कागजात छीनना, पार्टियां तोड़वाना, पार्टियां बनवाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारे मामलात आप क्या समझ रहे हैं, पहले भी हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में जो अभी हालात हैं? देखिए, सैलाब तो पाकिस्तान में बहुत आए हैं, लेकिन 2010 का सैलाब जो है हम उसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड सैलाब है। जलजले भी आते हैं, कभी 5 लोग मरते हैं, कभी 10 मरते हैं, किसी को भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन बड़ा जलजला आए तो फिर बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ पिछले 2 साल से तकरीबन हो रहा है वो माजी में कभी भी नहीं हुआ इस सतह पर। अ, हाँ, अलबत्ता 1970 के इंतखाबात के बाद जब इंतखाबात के नतायज को नहीं माना गया, तो हमारी और हमारे हमारे बल्कि ज्यादा मैं कहूँगा हमारे जर्नैलों ने, उस वक्त के कमांडर इन चीफ ने, भुट्टो साहब ने और जमात इस्लामी ने मिलकर हम अपने भाइयों के ऊपर की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट गया। तो मेरा ख्याल 1970-71 के बाद जिस लेवल पर ये हुआ है, इसको अगर हम गहराई से देखें, कोई मैट्रिक्स तैयार करें, तो हमें नजर आएगा कि शायद कुछ चीजें जो अभी हो रही हैं पिछले तकरीबन 21 माह से, वो माजी में भी हुई हों, लेकिन उनकी जो स्केल है, जो स्कोप है, वो माजी में हमें कहीं नजर नहीं आता। अगर किसी के पास, जो लोग ये दावा करते हैं कि ऐसा पहले भी होता रहा है, वो उनको चाहिए कि कोई सबूत लेके आए, बताएं, पब्लिक को एजुकेट करें। लेकिन मेरी नज़र में पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन से पहले किसी पार्टी को टारगेट इस तरह नहीं किया गया जिस तरह पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार थे उनके और उनकी जो जो प्रपोजर्स हैं, सिकंडर्स हैं, जिस तरह उनसे कागजात नामजदगी लोगों के सामने, मीडिया के सामने छीने गए हैं, किडनैप किया गया है उनको लिटरली। अभी आपके सामने है, उमर डार की मिसाल मैं दे सकता हूँ कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत पुश किया, तो पता चला जो पुलिस पहले कह रही थी नहीं हमारे पास नहीं है, फिर वो निकल भी आए, सियालकोट की किसी हवाला से उनको निकाल के ले आए। इसी तरह आप देख लें बहुत सारे माजी में ये कभी नहीं हुआ इस तरह जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हो, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जो है बाद में दूध का धुला बन जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम नौवां इलेक्शन करने जा रहे थे, और उसमें बजाय ये कि बेहतरी आने की कि हम तनज़्ज़ुली की तरफ चले गए हैं। तो ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है। और जब सियासी जमातों के रहनुमा ये बयान देते हैं कि माजी में भी ऐसा हुआ है, तो वो और भी ज़्यादा दुख की बात है। जब मीडिया में कुछ हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कहते हैं ऐसा पहले भी होता है, तो मेरा ख्याल है कि फैक्चुअली गलत है। क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की आगे और जमहूरी जो सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए ज़रूरी है हम अपनी गलतियों पर नज़र रखें, और जो गलत हो रहा है हम उसको गलत कहें। ये कोई पीटीआई का या 2018 में पीएमएलएन का मसला नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तान में आखिर जो हुक्मरानी है उसकी वो निकलेगी पार्लियामेंट के अंदर से, वो निकलेगी हमारी बैलेट की पर्ची के अंदर से, या कहीं और से निकलेगी। सरवर साहब, अब इंतखाबात पहले से ही मुतनाज़ा हो चुके हैं, अभी इंतखाब होना है। क्रेडिबिलिटी क्या होगी, इम्पैक्ट क्या होगा ऐसे इंतखाबात का? जी, इलेक्शन तो मुतनाज़ है, हो ही चुके हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है।
और इससे ज्यादा और मुतनाज़ा होने का भी मुझे खतरा है अगर आज बदला जो है वो पीटीआई को नहीं दिया जाता। तो ये तो मुजीबर रहमान का भी जो इंतखाबी निशान था नहीं छीना गया था। तो ये मामला जो है ये हमें समझने की जरूरत है कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है और जिस लेवल पर किया जा रहा है, जिस भोंडे तरीके से किया जा रहा है। माजी में जो चीजें सटल तरीके से की जाती थी, अब तो वो समझते हैं कि हम इसको सरेआम कर सकते हैं, दिन के दिन दिहाड़े कर सकते हैं, कैमरों की मौजूदगी में कर सकते हैं, मीडिया की मौजूदगी में कर सकते हैं। और जिस तरह हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, बजाय ये कि वो निगरान वजीर आजम का किरदार अदा करें, वो साफ लगता है वो पार्टीजन है। इलेक्शन कमीशन साफ पता चलता है कि पार्टीजन है। और ये जो आप देखें जो शिक इलेक्शंस एक्ट की जो सेक्शन 208 पाँच पाँच है, पाँच को 5 अगस्त को शामिल किया गया है। और आज पता चल रहा है कि उसको शामिल क्यों किया गया था कि आपने सारी प्लानिंग 5 अगस्त से पहले कर ली। आपने मर्दमशुमारी के नतज जो इंतहाई मैं समझता हूँ कि स्टैंडर्ड से बिलो द स्टैंडर्ड थे, उनको आपने फाइनल कर दिया ताकि डीलिमिटेशन हो और इसको हम इलेक्शन को लंबा कर सकें। और बजाय इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने के, जाहिर है उसकी वजह से एक एक्सक्यूज उन्होंने क्रिएट की। और उसके लिए हमारी पीडीएम की पार्टियां और पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से उन्होंने उसमें शिरकत की। और फिर डीलिमिटेशन के ऊपर प्रॉब्लम आए और जिसकी वजह से जो माजी में एक चीज एस्टेब्लिश हो गई थी कि 90 दिन में इंतखाबात हो ही जाते थे, इस दफा वो 90 दिन में इंतखाबात ही नहीं हो पाए और वो आइन का एक अहम आर्टिकल है, उसकी वायलेशन हुई है। सर इलेक्शन कमीशन अभी आपने बात की सियासी जमातें, चलो उनकी सियासी लड़ाइयाँ हैं, आपस में ब्राइवलरी है, इंतखाबात जीतना, बयानिया, सारा कुछ होता है। इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या देख रहे हो आप? बल्ले के लिए इलेक्शन कमीशन ही एक साइड पर है और एक साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इंतखाबी निशान तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद, शेड्यूल की अनाउंसमेंट के बाद वापस लेना नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि इलेक्टोरल प्रोसेस एक मुख्तलिफ स्टेजेस का नाम है। सिंबल की एलोकेशन जो है वो तकरीबन 12 13 तारीख को जो शेड्यूल के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन आज अगर आप गली मोहल्ले में सड़क पर जाते हो, किसी शख्स को पूछें कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं होंगे। लोग अपना जो गैर यकीनी की कैफियत है वो बेताशा है। और फिर देखिए जिस तरह सेनेट के अंदर 12 सेनेटर्स ने शब खून मारा और अचानक जो है जो थोड़ी सी उम्मीद वर आई थी इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद, नॉमिनेशन पेपर जमा होने के बाद, तो वो फिर धड़ाम से नीचे गिरा दी गई। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब सरेआम कहते फिर रहे हैं कि नहीं इलेक्शन नहीं होने चाहिए, सर्दी है, सर्दी में वोट नहीं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में माजी में 4 जो आम इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शंस हैं, वो सर्दी के मौसम में ही हुए थे। 1970 के इंतखाबात दिसंबर में हुए थे। फरवरी में इलेक्शन पहले भी हो चुके हैं, जो 2008 के इलेक्शन है वो भी फरवरी में हुए थे। और हमें कोई नजर नहीं आता कि जो सर्दी में इंतखाबात हुए थे और जो मॉडरेट वेदर में इंतखाबात हुए थे उनमें कोई वोटर्स टर्न आउट में कोई जमीन आसमान का हमें फर्क भी नजर नहीं आता। 2000 अगर आप देखें, इसी तरह आप देखें जो दहशत गर्दी के वाकयात हैं वो भी सर्दियों में कम होते हैं, शदीद सर्दी में कम हो जाते हैं। और जो मॉडरेट वेदर है उसमें दहशत गर्दी की जो वाकयात है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं हैरान हूँ कि आखिर इतनी कमजोर दलील, इतने कमजोर हकायक की बुनियाद पर क्या, कहाँ से एतमाद इनके पास आ रहा है, सेनेटर्स के पास या मौलाना साहब के पास, कि वो सरेआम बताते हैं। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिस्ट कोई मुश्किल सवाल इन लीडरान से पूछने को तैयार क्यों नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन उनको क्या चीज रोकती है कि वो ऐसे ऐसी जो बयानात हैं हमारे सियासी लीडरों के, वो आगे से कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछते कि इनसे पूछा जाए कि क्या 2 या 3 माह के बाद क्या गारंटी है कि दहशत गर्दी जो इस वक्त है इससे कम हो जाएगी। क्या दहशत गर्दों ने इनको लिख के दिया है कि हम नहीं करेंगे, अगर इंतखाबात आगे हो जाएंगे तो इलेक्शन, फिर हम दहशत गर्दी बंद कर देंगे। या मार्च अप्रैल में तो हमेशा दहशत गर्दी बढ़ जाती है पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में भी यही होता था जब अमेरिकन वहां मौजूद थे।
तो कोई कोई माजी की ऐसी मिसाल नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि ये इनकी राय में कोई वजन है, सिवाय इसके कि उनको लग रहा है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो वो शायद वो हार जाए, इसलिए उसको डिले करना किया जा रहा है, मुसलसल किया जा रहा है इस वक्त। मुझे बताइए, निगरान हुकूमतों की आईनी और कानूनी और अखलाकी लेजिटिमेसी क्या है? मेरी नजर में जीरो है। हम्म। सर साहब, आप जो इलेक्शंस पे मामला में नजर रखते हैं इदारे, उन पर बात करनी है। उन पर जाने से पहले आप तमाम तरह जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो बदतरीन फस्तायत का सामना किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हर तरह का हथकंडा जो है वो इस्तेमाल किया गया। आप क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख में, मौजूदा सियासी तारीख में किसी जमात ने इतना मुकाबला किया है और फिर अपना सर्वाइवल भी जो है उसने बरकरार रखा हो, पॉपुलैरिटी भी बरकरार रखी हो, लीडर्स उसके जेल में है, रुपोश हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल पहले भी जो हुआ है नहीं होना चाहिए था, जो अभी हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्टेबल्स हैं, और 2018 में खान साहब ने बहुत खुशी से उनको अपनी गले लगाया, और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी गलती थी। और आज वो सारे इलेक्टेबल सबसे पहले भागे, और मैंने उसी वक्त एक आर्टिकल लिखा था 2017-18 में कि इलेक्टेबल्स, एक तो पहली बात तो वो है नहीं इलेक्टेबल, वो लोकल पुलिस और लोकल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मदद से वो इलेक्शन जीतते हैं। उनका वोट बैंक बहुत छोटा है क्योंकि उनके पास जमीनें हैं, उनके पास पैसा है, वो वोट बाइंग करते हैं। और उन्होंने सबसे पहले जो है वो जहाज से छलांगे लगाई और दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए। लेकिन अगर ये हम देखें, भुट्टो साहब ने रजिस्ट किया था 77 में, और फांसी चढ़ गए, और लोगों ने बहुत जो है पंजाब के अंदर भी, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान के हर सूबे में बहुत बड़ी मुजाहमती तहरीक चली थी ज़िया-उल हक के मार्शल के खिलाफ। जी। और उसी तहरीक के नतीजे में पीपल्स पार्टी 1988 में इलेक्शन जीत गई थी। और हालांकि आईजीआई बनाई, जो आईएसआई के जो आईजीआई के जो लीडर थे मियां नवाज शरीफ साहब, इनकी भरपूर मदद की, ना सिर्फ पैसे देने में बल्कि पूरी स्ट्रेटजी बनाने में, जाली वोट रजिस्टर करवाने में, जाली वोट भुगताने में, रिजल्ट को इनकी मर्जी का तैयार करने के बावजूद पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी अक्सरियत से नहीं लेकिन अक्सरियत से जीती। और इसी तरह 90 में फिर दोबारा आईएसआई ने अपना काम आईजेआई को जतवाने के लिए पूरा किया, और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक हालांकि नहीं गिरा था, लेकिन उनकी नशिस्तें आधी रह गई थी। तो ये जो तमाशे हैं वो तो माजी में होते रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है कि वही पीपल्स पार्टी जो माजी में इनका शिकार रही और शिकायत करती रही है, वो फिर बाद में उन्होंने भी वो फायदा उठाया उन कुव्वतों से, जिन कुव्वतों की वजह से वो पहले मुसीबत में रहे। लेकिन ये जो है अनप्रेसिडेंटेड है एक लिहाज से, कि जो तहरीक इंसाफ ने रेजिस्टेंस की है, जो मज़ाहमत की है, ये बहुत बड़ा कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल है, सोशल कैपिटल है। और मैं समझता हूँ इसी के ऊपर पाकिस्तान की जमहूरियत ने खड़े होना है। जो जिन लोगों ने मुसलसल जो है वो पीटीआई का साथ दिया है, चाहे खामोशी से, चाहे सोशल मीडिया के जरिए या सड़कों पर निकलकर, लेकिन एक बहुत बड़ा सोशल कैपिटल पाकिस्तान में आया है, मोहल्लों से, मोहल्लात से सियासत निकलकर गली मोहल्ले में चली गई है। और इसी का दुख है, जो हमारी पाकिस्तान की अशराफिया है, कि सियासत तो हमारा काम है, इधर से उधर हम हो जाएंगे और इक़्तिदार में रहेंगे, और अपनी जो कैप्चर है पाकिस्तान का, सोसाइटी का, स्टेट का, इसको हम बहाल रखेंगे। उसमें दरारें डाल दी हैं, और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है पीटीआई की और पाकिस्तान के अवाम की, बाशऊर अवाम की, कि उन्होंने इस शऊर का सबूत दिया है। और उन्होंने जुलाई के इंतखाबात जो पंजाब में बाई इलेक्शन हुए थे उसमें भरपूर तरीके से पीटीआई को वोट डाला था। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी भी स्पेस मिली तो ये शायद जुलाई के ज़मीनी इंतखाबात की रीप्ले होगी 2024 के इंतखाबात। सर, जो तंजीमें हैं जिनका काम इलेक्शंस के मामला को देखना और बढ़ चढ़ कर वो बोलती थी, पिलडाट है, पापन है, ये तंजीमें खामोश हैं इन हालात में भी। वो ये कह रही हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है, वो अपना कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे उस तरह से। नहीं, देखिए, मैं फाफन के साथ रहा हूँ, फाफन का के बानियों में हूँ, पतन के दफ्तर में ही फाफन ने जन्म लिया था। लेकिन जब मैंने रियलाइज किया कि फाफन बिल्कुल पार्टीजन हो गया है, फाफन के जो मेम्बरान है वो फंड्स में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इंडिपेंडेंस में कम,
क्योंकि जो हम तो एक इंडिपेंडेंट अदारा हैं, और इसीलिए हमने फैसला किया कि हम इसको छोड़ते हैं और एक सही ऑर्गेनिक जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन टीम है वो पाकिस्तान में बनाएंगे। तो आज तकरीबन 200 के लगभग हमारी जो कोलेशन 38 है, पत्तन कोलेशन 38, उसकी उसके मेंबर हैं पूरे पाकिस्तान में, जो कभी भी फाफन के नहीं रहे। तो पिलडैट की अपनी पोजीशन है, वो जो भी करना चाहते हैं, हम समझते हैं ये डाइवर्सिटी मौजूद है। लेकिन पिलडैट या फाफन या पत्तन या कोलेशन 38, HRCP या मीडिया का किरदार एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल वॉच डॉग के तौर पर होना चाहिए, ना कि हमें किसी की पार्टिजन या साबित करें कि माजी में भी ऐसा होता रहे। अगर माजी में भी होता रहा है, फिर भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो गलत हो रहा है उसको गलत कहें, हम उसको जस्टिफाई मत करें। सर आखिर में बस ये बता दें, रिपोर्ट्स आपके पास पहुंची होंगी, आप जाहिर है आप पूरा इस मामले को देख भी रहे हैं। अगर तो प्लेइंग फील्ड मिलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो फिर 8 फरवरी इंतखाबात के हवाले से क्या रिजल्ट हो सकते हैं? और अगर थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो फिर 8 फरवरी को क्या नतीजे हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ अगर जितने भी ओपिनियन पोल अभी हो रहे हैं, और जो जुलाई के पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जिसमें 19 में से तकरीबन मेरा ख्याल है 16 सीटें PTI जीती थी, और जो कौमी असम्बली के 9 बाई इलेक्शन हुए थे उसमें भी PTI की भारी अक्सरियत से लोग जीते थे। तो अगर ओपिनियन पोल्स और वो ट्रेंड जिंदा रहता है, जो कि जिसका इम्कान ज़्यादा मौजूद है कि ऐसा ही होने का ज़्यादा इम्कान है, तो यकीनन PTI भारी अक्सरियत से जीत सकती है। तमाम तर जो धांधली है उसके बावजूद, तमाम तक जो तंगी पैदा की गई है PTI के उम्मीदवारों के लिए, जो भी हाल में आपने देखा है, तो मेरा अपना ख्याल है कि फिर नतज शायद वैसे ही हो जाए जैसे 88 में पीपल्स पार्टी जीत गई थी, तमाम तर कोशिश कोशिशों के बावजूद। तो ये सरप्राइजेस तो आ सकते हैं, और मेरा अपना ख्याल है कि PTI वोट लेके आ रही है, कोई इनकलाब लेके नहीं आ रही। इलेक्शन के जरिए अगर जीत भी जाती है तो बाकी जो सियासी कुव्वत है उनको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्टेड बॉडी जो है उसका एक माइंडसेट होता है कि उन्होंने लोगों को साथ लेके चलना होता है। तो मेरी अपील है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, या अपने आप को स्टेक होल्डर समझते हैं, कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। अगर PTI परफॉर्म नहीं करेगी तो उसकी पॉपुलैरिटी यकीनन नीचे जाएगी, और अगर वो परफॉर्म करेंगे तो उनका हक होगा कि वो दोबारा लोग उनको वोट देने का राइट अपना यूज कर सके। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर हमें ये तय करना पड़ेगा कि सदियों पहले अगर जस्ट वॉर के कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, सदियों पहले जो है वो रेफरीज होते थे, जंगों में ये करना है ये नहीं करना, बच्चों को नहीं मारना, औरतों को कत्ल नहीं करना, पानी खराब नहीं करना, ये तमाम चीज़ें हमारे दीन में भी है, हमारी अखलाकियात में भी है। तो ये ज़रूरी है कि ये जो जो सिलसिले हैं गैर आइनी गैर कानूनी जो काम है, जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इनको बंद करना चाहिए। सरवर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।